बारी आ चुकी है माइक्रो इकोनॉमिक्स पे। हम थे गुड मॉर्निंग एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं भार्गव भारद्वाज, आरटीजी सीरीज के रास्ते पे हैं। डे 4 है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। यूनिट नंबर 2 चैप्टर चालू है रेवेन्यू और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, जो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात जो हमने पिछली वीडियो में किया, जरा एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। अब तक हमने क्या क्या किया। यूनिट 1 यूनिट 2 खत्म किया। यूनिट 3 में हमने प्रोड्यूसर का बिहेवियर फर्स्ट चैप्टर किया, देन कॉस्ट किया एंड और अब हम ये रेवेन्यू और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कर रहे हैं। तो मीनिंग से चालू करते हैं। व्हाट इज रेवेन्यू? अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गिवन क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गिवन क्वांटिटी। पैसा जो आया कहां से आया? सेल करने पे गिवन क्वांटिटी, मतलब जितना भी सामान दे रखा था वो सारा सामान बेचने के बाद जो पैसा आता है कमोडिटी का, उसको रेवेन्यू कहते हैं। अब ये और भी ज्यादा क्लियर होगा जब हम प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट करेंगे। तब तक के लिए अभी इतना काफी है। नेक्स्ट पे बढ़ रहे हैं तो आता है टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू। ये टोटल, मार्जिनल, एवरेज, ये वाली टर्म से हम पहले भी वाकिफ हैं, हमने पहले भी किया है, कुछ नई नहीं है हमारे लिए। टोटल रेवेन्यू मतलब सारी की सारी यूनिट्स बेचने के बाद जो पैसा है उसको टोटल रेवेन्यू कहते हैं। ऑन एन एवरेज एक यूनिट बेचने पे जितना पैसा मिला उसको एवरेज रेवेन्यू कहते हैं, और एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने पे जो पैसा मिला उसको मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। और क्लियर होगा आगे आगे चैप्टर में जाके, ठंड रखो, अभी तो सिर्फ ये इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट, एआर और प्राइस आर द सेम। अब देखो यार, टीआर मतलब टोटल रेवेन्यू क्या होता है? क्वांटिटी इनटू प्राइस। जितनी भी क्वांटिटीज हैं इनटू प्राइस। अगर मैं आपसे बोलूं कि 10 समोसे खरीद के लाने हैं, एक समोसा 8 रुपए का है, तो 8 इंटू 10 आप घर से कितने 80 रुपए लेके जाओगे बराबर। 10 समोसे लाने हैं, एक समोसा 8 रुपए का है, तो आप घर से 80 रुपए लेके जाओगे। तो ये 80 रुपए क्या है, या ये 80 रुपए जो आपने खर्च किए, ये क्या है? ये टोटल रेवेन्यू है। तो हमने कैसे निकाला? क्वांटिटी इंटू प्राइस करके। इसी तरीके से मैंने आपसे बोला कि भैया 10 समोसे लाने हैं, ठीक है, लेकिन पता है उसके यहां स्कीम चल रही है। स्कीम ये चल रही है कि अगर कोई 12 समोसे खरीदता है, 10 समोसे कितने के बैठे थे? 80 रुपए के। स्कीम ये है कि अगर कोई 12 समोसे खरीदता है तो उसको 90 रुपए के पड़ेंगे। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। तो फिर आप क्या गए, आपने कहा 10 की जगह चलो 12 समोसे ले लेते हैं। आपने जाके 12 समोसे ले लिए, आपको कितने पड़े? 90 रुपए के। अब अगर मैं आपसे घर आके पूछूं कि एवरेज कितने का एक समोसा पड़ा, तो आप कैसे एवरेज कैसे निकालोगे? 90 डिवाइडेड बाय 12 करोगे, और जो आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा? 90 डिवाइडेड बाय 12 7.5। तो जो 7.5 का आंसर आया, ये क्या है? ये बेसिकली एवरेज आया कि एक समोसा आपको 7.5 रुपए का पड़ा इंस्टेड ऑफ 8 रुपए। तो ये दिस 7.5 इज एवरेज रेवेन्यू, जो कि आपने कैसे निकाला? आपने कैसा निकाला? टोटल रेवेन्यू मतलब टोटल जितना आपने खर्चा किया डिवाइडेड बाय क्वांटिटी करके। तो एवरेज रेवेन्यू तो ये हो गया। अच्छा, मार्जिनल रेवेन्यू कैसे? 12 तक तो स्कीम थी 90 की, 13 पे कोई स्कीम नहीं है। तो अगर मैं आपसे कहूं, मैंने रास्ते में आप गए थे 12 समोसे लेने, मैंने फोन करके कह दिया कि भाई साहब एक मेहमान और आ गया, एक और समोसा लिया ना। आप एक और समोसा गए और आप टोटल 13 समोसे लेके आए। 13 समोसे जब आप लेके आए तो 12 समोसे लेके पड़े थे। एक और जब समोसे लेने गए तो फिर आपने कहा यार कुछ देख ले कितने का पड़ेगा। उसने बोला जी 98 का पड़ेगा, क्योंकि स्कीम तो 12 तक ही अप्लाई होती थी। एक और तो फिर मतलब एक और अगर खरीदना है तो 8 रुपए का पड़ेगा। तो टोटल आपने कितने खर्च किए? 98 रुपीज। तो एक और यूनिट ऐड होने से कितना आपका टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया, ये मार्जिनल में आता है। तो मेरे को अगर निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? टोटल रेवेन्यू ऑफ 13 यूनिट माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ 12 यूनिट। 98 में से अगर मैं ये 90 को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये 8 आ जाएगा बराबर। ठीक है जी। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है? TRN माइनस TRN माइनस 1 इज इक्वल टू MR, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू। ये फॉर्मूला होता है मार्जिनल रेवेन्यू का, TRN माइनस TRN माइनस 1। समझ गए?
मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू के बीच का अंतर और टीआर एमआर एआर के फॉर्मूलेज क्लियर हो गए। चलो, तो ये मैंने आपको फॉर्मूले भी लिखवा दिए। अब अगला पॉइंट हमसे कहता है कि एआर इज एंड प्राइस आर सेम, कि एवरेज रेवेन्यू और प्राइस सेम होता है। ऐसे कैसे भाई? तो अब सुनो, एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है? टीआर डिवाइड बाय क्वांटिटी, और टीआर का फॉर्मूला क्या है? क्वांटिटी इंटू प्राइस, इंटू प्राइस। और अगर क्यों इसे एआर करना है तो अगर मैं टीआर की जगह टीआर का फॉर्मूला रख दूं और क्यू तो नीचे था ही, तो ये कुछ ऐसा बन गया, क्वांटिटी इंटू प्राइस डिवाइड बाय क्वांटिटी। तो क्वांटिटी से क्वांटिटी अगर हम कट कर दें तो क्या आ गया? इंटू मतलब सिर्फ इंटू प्राइस वाला बचा, 1 इंटू प्राइस मतलब प्राइस, क्योंकि यहां तो 1 आ गया। तो एआर इज इक्वल टू प्राइस इस इक्वेशन से आ गया। ये पूरी वर्किंग है इस टॉपिक की, ये पूरी मैं इस वर्किंग को यहां कर देता हूं। एआर इज इक्वल टू टी आर डिवाइड बाय क्वांटिटी, क्वांटिटी इंटू प्राइस इज इक्वल अपॉन क्वांटिटी, क्वांटिटी से क्वांटिटी कटा, 1 आ गया, प्राइस आ गया, ए आर इज इक्वल टू प्राइस। तो इस वर्किंग के हिसाब से, इस वर्किंग के हिसाब से ए आर एंड प्राइस आर द सेम एंड दी मतलब वन एंड दी सेम थिंग। ये यहां तक क्लियर हो गया। अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। जब प्राइजेस कांस्टेंट है, देखो दो तरीके के से सेल हो सकती है। एक तो ये है कि भाई आप दुकान पे गए, आपने उससे 10 समोसे मांगे, ठीक है, अभी जो हमने एग्जांपल लिया था उसी को ही लेके चलते हैं। आपने उससे 10 समोसे मांगे, उसने 10 समोसे दिए, ₹10 ले लिए। इसमें हर एक समोसे का प्राइस 8 रुपए था। पहले समोसे का प्राइस भी 8 रुपए था और 10वें समोसे का प्राइस भी 8 रुपए था, बराबर। तो ये वो केस है जब प्राइजेस कांस्टेंट है, जब प्राइस बदलता नहीं है। चाहे आप कितनी भी क्वांटिटी खरीद लो, प्राइस चेंज नहीं होगा। कितने भी समोसे खरीद लो, 8 रुपए का एक समोसा था तो 8 रुपए का एक समोसा ही पड़ेगा। उस केस में हम देखते हैं कि एआर और एमआर के ग्राफ कैसे बनेंगे। अब सुनो, 8 रुपए का एक समोसा था, बराबर, और वो चेंज नहीं हो रहा था, मतलब कितने भी खरीद लो 8 के ही है। तो एक और समोसा अगर मैं खरीदूं इस केस में, तो मेरे को कितने का पड़ेगा? 8 का। एक और खरीदूं तो कितने का पड़ेगा? 8 का। एक और खरीदूं तो कितने का पड़ेगा? 8 का। मतलब मार्जिनल रेवेन्यू मेरा इज व्हाट? 8, प्राइस भी मेरा 8, मार्जिनल रेवेन्यू भी 8, और मैं कितनी भी यूनिट्स खरीद लूं वो प्राइस चेंज ही नहीं हो रहा है। तो मतलब एक ऐसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एक्स के पैरेलल एक लाइन बनेगी जिसको हम प्राइस लाइन बोलेंगे, क्योंकि प्राइसेज आर कांस्टेंट, और यही हमारी एमआर के भी बराबर निकली। बहुत अच्छे। अच्छा, एआर एवरेज रेवेन्यू क्या? 10 समोसे खरीदो तो 80 रुपए देने पड़ेंगे, तो 80 डिवाइड बाय 10, 8 रुपीज का एक समोसा। 20 समोसे खरीदो तो 160 रुपए देने पड़ेंगे, 160 डिवाइडेड बाय 20, 8 रुपए का एक समोसा। तो किसी भी लेवल पे एआर भी वही आ रहा है और एमआर भी वही आ रहा है और प्राइस भी वही आ रहा है। तो इस केस में प्राइस इज इक्वल टू एआर इज इक्वल टू एमआर, और प्राइस और एआर बराबर होते हैं। ये तो हमने इस रिलेशनशिप में देखा ही था। वो रिलेशनशिप बेसिकली इसी कंडीशन की तो थी, ये रिलेशनशिप में तो हमने देखा ही था। तो व्हेन प्राइसेस आर कांस्टेंट, एआर और एमआर की रिलेशनशिप की बात हो तो वो एक स्ट्रेट लाइन ही होते हैं। टीआर और एमआर की बात करता हूं। चलो, एमआर तो चलो हमें पता चल गया कि वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। टोटल रेवेन्यू क्या होगा? पहला समोसा 8, दूसरा समोसा 16, तीसरा समोसा 24, चौथा समोसा 32, फिर पांचवा समोसा 40, ऐसे कर करके हर बार 8 से ही टीआर बढ़ रहा है, हर बार 8 रुपए से ही टीआर बढ़ रहा है। मतलब टीआर भी एट अ कांस्टेंट रेट बढ़ रहा है, टीआर भी हर बार 8 से ही बढ़ रहा है। तो उस केस में हमको मिलेगी एक 45 डिग्री की स्ट्रेट लाइन, एक 45 डिग्री की स्ट्रेट लाइन जो कि होगी टीआर, एक 45 डिग्री की स्ट्रेट लाइन जो कि होगी टीआर। 0 क्वांटिटी खरीदो तो 0, और उससे ज्यादा कितनी भी खरीदते रहो, जितनी क्वांटिटी ज्यादा खरीदोगे उतना ही प्राइस ज्यादा देना पड़ेगा, और फिर उसी हिसाब से आप देख लो भैया, एक बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी अपवर्ड स्लोपिंग। तो ये नॉर्मल रिलेशनशिप हो गया व्हेन प्राइसेस आर कांस्टेंट टीआर और एमआर के बीच में। सही बात है ना? खर्चा बहुत अच्छा एग्जांपल, समोसा वाला एग्जांपल मेरे दिमाग में एकदम आ गया और बिल्कुल सूट बैठ रहा है।
चलो नेक्स्ट केस देखते हैं, जो कि है व्हेन प्राइसेस फॉल विद इंक्रीज इन क्वांटिटी। दूसरी टाइप की सेल क्या हो सकती है, जब दुकानदार, जैसे हमने एग्जांपल देखा कि अगर 12 समोसे खरीदोगे तो वैसे 96 रुपीज के बैठे थे, लेकिन वो आपको सिर्फ 90 रुपीज में दे रहा है। फायदा फायदा। तो मतलब ये वो केस है जब क्वांटिटी के बढ़ने से, जब क्वांटिटी के बढ़ने से यूनिट की, एक यूनिट का प्राइस भी कम हो जाता है। जब क्वांटिटी के बढ़ने से प्राइजेस कम होने लगे, ये वो टाइप की सेल है। अब इसमें सुनो, एग्जांपल लेके देखते हैं। कहां बनाऊं शेड्यूल, यहीं बना दूं क्या? चलो यहां शेड्यूल बना देता हूं। समोसा 1 2 3 4 5 6, प्राइस 8 7 6 5 4 3, क्वांटिटी 1 2, अच्छा समोसे की क्वांटिटी तो यही लिखी। तो इसमें देखो टीआर क्या होगा हमारा, ये तो प्राइस है, प्राइस पर क्वांटिटी। एक खरीदोगे तो 8 रुपए का एक पड़ेगा, 2 खरीदोगे तो 7 रुपए का एक पड़ेगा, 3 खरीदोगे तो 6 रुपए का एक पड़ेगा, 4 खरीदोगे तो 5 रुपए का एक पड़ेगा, ऐसे करके। तो यहां देखो 8 14 18 20 20 एंड देन 18, ये तो बन गया हमारा टीआर, टोटल रेवेन्यू। क्योंकि हम तो प्रोड्यूसर है ना, यूनिट नंबर 3 चल रही है, तो हम तो बिजनेसमैन है, हम तो प्रोड्यूसर है, तो हमारा टीआर ये हो गया। मार्जिनल रेट की बात करूं तो मार्जिनल रेट क्या होगा, फर्स्ट पे तो डैश, सेकंड पे 7, थर्ड पे 4, फोर्थ पे 2 0 -2। और अगर एवरेज की बात करूं, एवरेज की बात करूं तो, एवरेज की बात करूं तो 8 डिवाइडेड बाय 1, 14 डिवाइडेड बाय 2, 18 डिवाइडेड बाय 3, 20 डिवाइडेड बाय 4, 20 डिवाइडेड बाय 5, 18 डिवाइडेड बाय 3, मतलब ये प्राइस ही आ गया। और हमने तो वैसे भी पढ़ा था कि प्राइस और एआर बराबर होता है, तो एआर दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं है, एआर या प्राइस पर यूनिट एक ही होता है, एवरेज रेवेन्यू या प्राइस पर यूनिट एक ही होता है। तो मैं अब यहां से प्राइस मिटा के एआर लिख देता हूं, क्योंकि अब आप लोग समझ चुके हैं कि प्राइस और एआर एक ही चीज होती है। तो यहां से हमको एक ग्राफ मिल गया। अब इस ग्राफ के मदद से हम तीनों डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं कि एआर का डायग्राम कैसे बनेगा, टीआर का कैसे बनेगा और एमआर का कैसे बनेगा। पहले हमारे पास एआर और एमआर का रिलेशनशिप है, तो पहले ये देख लेते हैं। देखो फर्स्ट यूनिट पे ये 8 है, क्योंकि 0 यूनिट पे एमआर डैश होता है, फर्स्ट यूनिट पे वही होता है जो नाम है, फर्स्ट यूनिट पे एआर और एमआर इक्वल होते हैं। तो एआर और एमआर इक्वल है फर्स्ट यूनिट पे, तो मतलब कहीं यहां कहीं 8 मान लिया हमने पॉइंट। उसके बाद एआर हो गया 7 और एमआर हो गया भी, एमआर भी 7, तो चलो ये पॉइंट भी इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम थोड़ा यहां पे पहुंच जाते हैं। उसके बाद बात आती है कि एमआर इज 4, AR is 6, MR is 2, AR is 5, MR is 0, AR is 4, MR is -2, AR is 3। तो मतलब देखो स्टार्ट दोनों एक साथ हुए थे, इसको डैश ही लगा देते रहे, कंफ्यूज हो गए फालतू में। स्टार्ट दोनों एक ही साथ हुए थे, यहां भी 7 यहां भी 7, लेकिन एंड तक जाते जाते MR बहुत ज्यादा नीचे पहुंच गया और AR अभी ऊपर है। तो इससे हमें पता क्या चला कि AR तो ऐसा कर्व होता है और एमआर का ऐसा कर्व होता है, मतलब एमआर ज्यादा जल्दी गिरेगा। क्यों ज्यादा जल्दी गिरेगा? क्योंकि हर एक बढ़ती यूनिट के साथ साथ प्राइस गिरता जा रहा है, और कितना गिर रहा है, वो एवरेज के डबल रेट पे गिर रहा है। तो मतलब जितना ये एंगल है उतना ही ये एंगल है, अगर मैथ्स वालों को समझना हो। और अगर रेट की बात करी जाए इकोनॉमिक्स में, तो जिस रेट से एआर गिर रहा है उसके डबल रेट से एमआर गिर रहा है। क्लियर है? अब हम रिलेशनशिप देखते हैं टीआर और एमआर के बीच में। एमआर तो चलो गिरेगा ही, इसकी तो कोई बात ही नहीं है, एमआर तो हमने यहां बना ही दिया। टीआर की क्या हालत है? टीआर की क्या हालत है? 8 14 18 20 20 18, मतलब कुछ ऐसे। टीआर इज समथिंग लाइक दिस। और इस एमआर की लाइन को यदि मैं आगे बढ़ा के लेके जाता हूं, एमआर की लाइन को अगर मैं आगे बढ़ा के लेके जाता हूं, दिख तो रहा है ना तुम लोग को? लेट मी चेक।
अब देखो दिख रहा होगा, अगर मैं इस एम आर की लाइन को आगे बढ़ाऊं नीचे तक और टी आर की लाइन मतलब इसके हिसाब से बने, तो देखो जिस पॉइंट पे टी आर मैक्सिमम है उस पॉइंट पे एम आर 0 है, और यहां भी यही दिखाई दे रहा है, जिस पॉइंट पे टी आर मैक्सिमम है उस पॉइंट पे एम आर 0 है। तो ये रिलेशनशिप हमारे पास निकल के आती है टी आर और एम आर की, टी आर और एम आर की। चलो जल्दी से ये दोनों रिलेशनशिप देखो, नोट डाउन करो, उसके बाद हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है, बहुत अच्छे, मैं जरा कैमरा एडजस्ट कर लूं, हिलाना पड़ा, तब तक नोट डाउन कर लो। चलो कैमरा हो गया हमारा एडजस्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो है जनरल रिलेशनशिप। इसको ना डब्बे में अलग से लिख लेना फॉर रेफरेंस पर्पस, बाकी ऐसे मतलब ये नोट्स में नहीं है। जनरल रिलेशनशिप बिटवीन AR और MR। देखो जब प्राइसेस फिक्स्ड है तो ये हो गया, जब प्राइसेस वेरी कर रहे हैं तो ये हो गया, लेकिन जर्नल कौन सा केस है, जर्नल मतलब जनरल, सॉरी नॉट जर्नल, जर्नल तो अकाउंट्स में होता है, जनरल कौन सा केस है, नॉर्मली कौन सा क्या सिचुएशन रहती है वो देखने वाली बात है। तो नॉर्मली जो सिचुएशन रहती है वो है कि MR ऐसा बनेगा और AR ऐसा बनेगा, AR MR, AR MR। दिस इज द जनरल रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR। यस, MR भी बढ़ता है, AR भी बढ़ता है। जैसे ये तो चलो केस ही अलग हो गया, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन था। नॉर्मली क्या होता है कि AR भी बढ़ता है, MR भी बढ़ता है, एक पॉइंट के बाद MR नीचे गिरना चालू होता है, AR भी नीचे गिरना चालू होता है। अब ऐसी ही एक बिल्कुल सेम रिलेशनशिप हमने फर्स्ट चैप्टर यूनिट नंबर 3 में देखी थी, जहां पे हम लोग बात कर रहे थे MP और AP की। बिल्कुल एग्जैक्ट यही रिलेशनशिप थी। फर्स्ट दे बोथ स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट, दे बोथ इंक्रीजेस, देन MR starts falling, AR still increases, वहां पे MP और AP था, then MR and AR becomes equal, after which both decreases but MR decreases at a more faster rate। ये जो भी मैंने पॉइंट्स बोले हैं ये सब आपको एग्जाम में लिख के आने हैं जब आपसे रिलेशनशिप, जनरल रिलेशनशिप पूछी जाए बिटवीन AR एंड MR के केस में। तो रेवेन्यू का मतलब सबसे पहले हमने देखा कि भाई जो भी सामान बिकेगा उससे जो भी पैसा आएगा वो हमारा रेवेन्यू है। और फिर टोटल रेवेन्यू क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है। फिर मैंने आपको एक शेड्यूल बना के दिखाया, हमने ये प्रूव किया कि भैया AR और प्राइस बराबर होता है। फिर प्राइस, दो केस लिए, जब प्राइस कांस्टेंट है और जब प्राइस फॉल कर रहा है। तो उस केस में AR MR कैसा था, TR MR के बीच में क्या रिलेशनशिप थी। जब प्राइस फॉल कर रहा है तो AR MR कैसे हैं और TR MR के बीच में क्या रिलेशनशिप है। जनरल रिलेशनशिप बिटवीन AR और MR क्या होती है वो भी हमने देखा। अब हम लोग बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है मीनिंग ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का क्या मतलब है, देखो भाई, एक्सेस ऑफ रिसिप्ट ओवर एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन प्रोड्यूसिंग देम, नहीं, इंकर्ड ऑन प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। एक कमोडिटी, एक प्रोडक्ट, एक सर्विस, एक गुड को बनाते वक्त जो खर्चा आया, कुछ खर्चा आया होगा, उस खर्चे को हम क्या कहते हैं, कॉस्ट। और जो रिसिप्ट उसको बेच के मिली उसको हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू। तो एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट। ऑब्वियसली अगर आपका सामान 10 रुपए में बना है तो आप उसको 9 रुपए में तो बेचोगे नहीं, आप बिजनेसमैन हो भाई इस यूनिट में, तो आप या तो उसको 11 का बेचोगे या 12 का बेचोगे। तो रेवेन्यू में से अगर हम कॉस्ट हटा दें, 12 रुपए में से 10 रुपए हटा दें, तो जो 2 रुपए हमारे बचे, दैट इज हमारा प्रॉफिट। तो एक्सेस ऑफ रिसिप्ट ओवर एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी इज नोन एज प्रॉफिट। इसी प्रॉफिट के लिए एक बिजनेसमैन पूरी जिंदगी बेचारा मेहनत करता है, और यहीं से ही हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वाली डेफिनेशन और टॉपिक चालू होता है, जिसका मतलब है, क्या मतलब है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का, प्राइस एंड आउटपुट कॉम्बिनेशन, प्राइस एंड आउटपुट कॉम्बिनेशन विच ब्रिंग्स मैक्सिमम प्रॉफिट, प्राइस एंड आउटपुट कॉम्बिनेशन विच ब्रिंग्स मैक्सिमम प्रॉफिट एंड प्रॉफिट डिक्लाइंस एज मोर इज प्रोड्यूस। सुनो, उसकी बात सुनेंगे, इसकी बात डेफिनेशन थोड़ी बारी सी लगी ना, मेरे को पता है। अभी पहले ये देखो कि किसी भी ग्राफ में मैंने अभी नोटिस किया कि मैंने एक्सिस के नाम नहीं दिए। तो नीचे है हमारा आउटपुट और ऊपर जो भी हम ग्राफ बनाते हैं ना, हम उस ग्राफ का नाम लिख देते हैं। कोई भी इस चैप्टर के सारे ग्राफ में नीचे आउटपुट आएगा, आउटपुट आएगा, आउटपुट आएगा, आउटपुट आएगा, और यहाँ पे जो भी हम ग्राफ बना रहे होंगे उसका नाम आएगा।
एम आर, यहाँ पे क्या एम आर और ए आर बना रहे थे, यहाँ भी एम आर और ए आर बना रहे थे, यहाँ भी टी आर और एम आर बना रहे थे। तो वाई एक्सिस पे जो भी ग्राफ बन रहा है उसका नाम आएगा और एक्स एक्सिस पे आउटपुट आएगा। चलो अब दिमाग हल्का हुआ, वापस इस डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है कि भाई एक ऐसा पॉइंट आप हमें, एक ऐसी लेवल, एक ऐसा स्टेट बता दो, एक ऐसी कंडीशन बता दो जहां पे प्राइस और आउटपुट का ऐसा कॉम्बिनेशन हो कि वो बिजनेसमैन को मैक्सिमम प्रॉफिट लाके दे। मतलब हमको, वी आर बिजनेसमैन, तो हमको मैक्सिमम प्रॉफिट लाके दे। प्राइस और आउटपुट का ऐसा कॉम्बिनेशन जो एक बिजनेसमैन को, हमको एक मैक्सिमम प्रॉफिट लाके दे, उसको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहते हैं। प्रोवाइडेड, इस बात का भी ध्यान रहे कि अगर बिजनेसमैन उससे ज्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है, अगर बिजनेसमैन उससे ज्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है तो प्रॉफिट डिक्लाइंस, प्रॉफिट कम होएगा, प्रॉफिट डिक्लाइंस एज मोर इज प्रोड्यूस। प्राइस और आउटपुट का वो कॉम्बिनेशन जो मैक्सिमम प्रॉफिट दे, और अगर उसके आगे प्रोडक्शन करी जाए तो प्रॉफिट गिरने लगे। ये तो मीनिंग हो गया। पढ़ते कैसे थे हम लोग इसको? MRMC अप्रोच करके हमारे पास एक अप्रोच होती थी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने की। होती थी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोरोना की वजह से तुम्हारे सिलेबस में से इसको निकाल दिया गया है, तो अब मैं इसको तो तुम्हें नहीं पढ़ाने वाला। लेकिन हाँ, एक चीज मैं जरूर करूंगा, इसका डायग्राम बना के तुम्हें समझा जरूर दूंगा, ताकि तुम्हें अगर कॉन्सेप्ट आए तो कॉन्सेप्ट तो एटलीस्ट तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। एक्सप्लेन करने को नहीं आएगा, इसमें कोई लॉजिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए तो उसमें तुम पीछे ना रहो। इसलिए MRMC अप्रोच का मैं डायग्राम बना रहा हूं, और वो डायग्राम में बना रहा हूं यहां पे। तो y एक्सिस, x एक्सिस और 0, यहां पे क्या है हमारा आउटपुट, यहां पे हम क्या बना रहे हैं MR और MC। MR हमने अभी इसी चैप्टर में पढ़ा है, मार्जिनल रेवेन्यू, और MC हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, मार्जिनल कॉस्ट। याद करो, दो कॉन्सेप्ट का मिक्सचर है ये, कॉम्बिनेशन है ये, MR और MC। MR कैसा है हमारा, अभी अभी ये बताओ, हमारा MR कैसा है? हमारा MR कैसा है? कौन सा वाला लें? वो वाला लें, ये वाला लें, या ये वाला लें? तीन तरीके के MR है ना हमारे पास चैप्टर में, वो वाला है, एक ये है, एक ये है। चलो सबसे इजी करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं। ऐसे कोई भी ले सकते हो, लेकिन हम चलो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, ठीक है? तो ये बन गया हमारा MR। अब MR के बनते ही, क्योंकि वैसे भी तुम्हें ज्यादा माथापाची तो करनी नहीं है इसके साथ, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है, याद नहीं करना, लिखना नहीं है, तो चलो बस ऐसे ही समझ लेते हैं। एग्जाम्पल मतलब सबसे नियरेस्ट इजीएस्ट अप्रोच करके देख लेते हैं। और MC जो हमने कर्व बनाया था वो कैसा था? ऐसा। MC कैसा था? यू शेप का था, बरोबर। तो MRMC का कर्व तो ऐसा बना। अब क्योंकि MRMC अप्रोच हमसे क्या कहती है? MRMC अप्रोच हमसे ये कहती है कि जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर हो। अब देखो, बेसिकली हमें देखना है फायदा, चलो सारी चीजें छोड़ो, हमें बिजनेसमैन, हमें देखना है प्रॉफिट। जब कॉस्ट ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, मतलब खर्चा ज्यादा हो रहा है, मिल कम रहा है। यहां देखो, एक्सपेंडिचर कॉस्ट, रिसिप्ट रेवेन्यू, अभी 10 और 12 का एग्जांपल भी दिया जाए। खर्चा ज्यादा है, मिल कम रहा है, तो क्या आप बनाओगे एज अ बिजनेसमैन? क्या आप उस लेवल पे प्रोड्यूस करोगे? हम उस लेवल पे बिजनेस ही नहीं करेंगे जी, बिल्कुल बिजनेस नहीं करेंगे। तो मतलब हम इस पॉइंट से इधर इधर तो बिजनेस नहीं करने वाले। ये बात तो हमको हो गई बहुत ज्यादा क्लियर। अच्छा, क्या इस पॉइंट पे बिजनेस कर सकते हैं? यहां पे कॉस्ट और MR मतलब रेवेन्यू, खर्चा और जो हमें सामान मिल रहा है वो बराबर है, तो इस पॉइंट पे बिजनेस कर सकते हैं? नहीं। क्यों करें भाई? अभी तो कुछ प्रॉफिट हुआ ही नहीं हमें। देखा जाए तो अभी हम कितनी यूनिट्स चल के आए हैं? 0 से चलना शुरू करेंगे हम उधर की तरफ, तो हम कितनी यूनिट्स, अभी हम इतनी यूनिट्स ही तो चले। अब जो भी नंबर है ये चलो, अभी हम इतनी यूनिट्स ही तो चले हैं, इतनी यूनिट, और इतनी यूनिट जितनी हम चले हैं उसमें कहीं प्रॉफिट तो हमें हुआ ही नहीं। तो अभी हम और चलेंगे, अभी और चलेंगे। ऑल्दो हम यहाँ पे रुक सकते थे, क्योंकि शांत बैठ जाते,
क्योंकि जितना हमारा खर्चा हो रहा है उतना हमें मिल रहा है तो हम शांत बैठ सकते थे। लेकिन अभी हमारा प्रॉफिट कहीं नहीं हुआ, और बीइंग अ बिजनेसमैन हमको तो चाहिए प्रॉफिट। प्रॉफिट अभी हमारा हुआ नहीं, तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम और आगे चलेंगे और आगे चलेंगे, और जैसे हम और आगे चलेंगे हम बढ़े इससे आगे, और बढ़ते बढ़ते हम लोग यहां तक पहुंच गए। टेढ़ा हो गया थोड़ा, सॉरी। हाँ, बढ़ते बढ़ते हम लोग इस लेवल तक पहुंच गए, यहां तक। अब इस लेवल पे बताओ, कॉस्ट मेरी कम है, सबसे कम कॉस्ट है, रेवेन्यू मेरा उतना ही है, खैर मिल हमें इतना रहा है, जा हमारा इतना रहा है, तो हमें बस यहीं रुक जाओ, यहीं प्रोड्यूस कर लो। सबसे कम खर्चा है और सबसे ज्यादा मिल रहा है, तो हम वहीं रुक जाते हैं? नहीं, नहीं रुक सकते, नहीं रुक सकते। द रीजन बीइंग, अभी हमने सिर्फ इतना पोर्शन कवर किया है और हमने सिर्फ इतना प्रॉफिट कमाया है। ये सारा प्रॉफिट है, ये सारा प्रॉफिट है, क्योंकि कॉस्ट यहां पे कम है और रेवेन्यू ज्यादा है, इसलिए ये सारा प्रॉफिट है। अभी ये वाला जो प्रॉफिट है वो तो अभी हमने कवर किया ही नहीं, वो तो अभी हमने कब्जा किया ही नहीं उसके ऊपर। ये वाले प्रॉफिट के ऊपर तो अभी हमने कब्जा किया ही नहीं। कैसे कब्जा करेंगे? जब हम अपने पॉइंट को, लाइन को इधर 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 खिसकाएंगे। लाइन को इधर 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 खिसकाते हुए हम आ गए इस पॉइंट पे। अब मेरे को बताओ, इस पॉइंट पे आते आते हमने ये सारा प्रॉफिट हड़प लिया, कवर कर लिया, ये सारा का कवर कर लिया, हड़प लिया। क्या अब हम रुक सकते हैं? हाँ, अब रुक सकते हैं जी, क्योंकि इतना प्रॉफिट अब हम यहां से लेके यहां तक की जर्नी पूरी कर चुके हैं। हम इतनी जर्नी पूरी कर चुके हैं, तो क्योंकि हम इतनी जर्नी पूरी कर चुके हैं और सारा का सारा प्रॉफिट भी हमारे हाथ में आ चुका है, हमने हड़प लिया है, तो अब हम यहाँ रुक सकते हैं। लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं कि जहां हम रुके हैं उसके आगे कहीं और अपॉर्चुनिटी तो नहीं है। एक बार चेक कर लेते हैं कि जहां हम रुके हैं उससे कहीं आगे कुछ और अपॉर्चुनिटी तो नहीं है। तो हम इससे थोड़ा सा पॉइंट से आगे बढ़े, हमें पता चला भाई हमारी कॉस्ट ज्यादा हो गई, रेवेन्यू कम हो रहा है, मतलब लॉस होना चालू हो गया, वापस आ जाओ जी, वापस आ जाओ। तो इस वजह से ये जो सेकंड पॉइंट है एमआरएमसी का, ये वाला पॉइंट नहीं, ये जो पॉइंट की हमने बात की थी वो नहीं, ये वाला सेकंड पॉइंट जो है हमारा, जहां पे एमआर इज इक्वल टू एमसी है, और इसके बाद में अब देखो हमारी डेफिनेशन भी यहाँ पूरी फिट बैठेगी। प्रॉफिट डिक्लाइंस एज मोर इज प्रोड्यूस। तो जैसे ही हम इस पॉइंट से आगे चलने की कोशिश करी, हमारा लॉस होना चालू हो गया और हम वापस से खिसक के पीछे आ गए। तो यही वो पॉइंट है जहां पे हमको रुकना है और जहां पे एक प्रोड्यूसर को मिलेगा। कुछ नहीं तो ये डेफिनेशन लगा के देख लो। इस पॉइंट के बाद अगर हम आगे प्रोड्यूस कर रहे थे तो हमारा लॉस नहीं, फायदा हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था, जो कि हमारी डेफिनेशन के हिसाब से गलत है। तो अभी मतलब ये हमारा पॉइंट नहीं है सही, हमें और दूसरा पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। हम यहाँ रुके, क्या इसके बाद हमें लॉस क्या इसके बाद भी हमें प्रॉफिट है? जी हाँ, हो रहा है, तो मतलब ये भी पॉइंट नहीं है। हम आगे गए, हमें ये पॉइंट मिला, क्या इसके बाद हमें प्रॉफिट हो रहा है? जी नहीं, यहाँ पर इसके बाद हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो मतलब यही हमारा पॉइंट है जिसपे हमें रुकना है। तो ये पूरा था प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट विद डायग्राम। मैंने आपको समझाया, बनाना चाहो तो बना लो डायग्राम को, वैसे तो बहुत अच्छा पिच्ची हो गई है। डायग्राम को बनाना चाहो तो बना लो। ये कर्व है, एमआर ये है, नीचे आउटपुट है, और सेकंड पॉइंट जहां वो लोग इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो इक्विलिब्रियम है। बाकी पूरा एक ही स्लाइड में दोनों चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं, ज्यादा कुछ है नहीं। तो विद दैट हमारा आज की वीडियो का टारगेट खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टारगेट में हम लोग सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो तक आपका ये खत्म हो जाएगा। क्या खत्म हो जाएगा? ये यूनिट 3 खत्म हो जाएगी। विल मूव टू यूनिट 5 ऑन आवर डे नंबर 5. चलो, तो with that said, that's all for today. Thank you and have a nice day.